तो कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त सोच रहा था आखिर क्यों हम सबकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तभी हम चलते हैं एक फ्लैशबैक में। एक सुबह इबुकी केटा नाम का लड़का नींद से जागता है। तभी उसकी बहन अकाने उसे कॉल करके नाश्ते के बारे में बताने ही वाली थी कि तभी उसकी ट्रेन छूट गई। केटा दूध पीते वक्त देखता है कि उनके पड़ोस में एक एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। वहीं पर खड़ी छोटी सी मायू की मॉम ने उससे बताया मायू की दोस्त की माँ का एक्सीडेंट हुआ है लगता है। उसने केटा से जब डिनर के बारे में पूछा तो वो कहता है माफ करना, दरअसल आज मुझे कुछ खास काम निपटाना है। केटा रेडी होकर अपने स्कूल के लिए निकल पड़ता है और सोचता है तुम जिसके साथ गहरा रिश्ता बनाते हो उसकी बुरी किस्मत के साथ तुम भी घसीटे जाते हो। केटा की दोस्त रीजा उसका इंतजार कर रही थी। वहीं हम देखते हैं कि स्क्रीन के पीछे एक आदमी कुछ हमशक्ल लोगों पर नजर बनाए हुए था। रीजा ने कॉन्सर्ट की टिकट जीती है। वो दिखाते हुए उसने केटा से कहा क्या देख रहे हो, मैं तुम्हें नहीं शिजुका को अपने साथ ले जाने वाली हूँ। वो दोनों आज स्कूल पहुंचने में थोड़ा लेट हो गए, जहाँ केटा देखता है कि उनकी दोस्त केसाई बीमारी के कारण छुट्टी पर है। केटा अपने दोस्तों से कैरियको में जाने से भी मना कर देता है। बुक स्टोर पर जब मायू चंद ने उसे देखा तो पूछा हो गई तुम्हारी मीटिंग? नहीं बस मैं वही जा रहा था। जिसके बाद वो साइकिल लेकर वहां से निकल जाता है और एक ब्रिज के डेड एंड पर आकर खड़ा हो जाता है। जगमगाता नजारा देखने के बाद जब केटा स्टेशन की ओर से गुजरा तो उसकी नजर पड़ी अकाने पर, जो बेचारी सुबह से अब दूसरी ट्रेन का वेट कर रही थी। रीजा इस वक्त अपनी दोस्त के साथ कॉन्सर्ट में होती है, जहाँ पर उसने अपनी हमशक्ल को देखा। दूसरी ओर केटा अकाने का पीछा करते हुए रुक जाता है। केटा को एक भयानक सपना आज तक हॉन्ट करता है, जब उसकी मॉम के सामने उनकी हमशक्ल आ खड़ी हुई थी और उसी के बाद से उनका इतना बुरा वक्त शुरू हुआ कि कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। केटा स्कूल आते ही रीजा से कल के कॉन्सर्ट के बारे में पूछने लगा तो शिजुका ने बताया हाँ बढ़िया था, और कल तो हमने रीजा की हमशक्ल भी वहां देखी थी, शायद वही डोपलगैंगर जिनके सामने आती है आपका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। ये सुनते ही केटा को उसकी चिंता होने लगी। शाम को रेमन खाते वक्त केटा देखता है कि एक लड़की शॉप पर आकर कहती है मुझे भी रेमन दे दीजिए ना, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो लड़की जब ललचाई आंखों से केटा को मुंह फाड़ कर देख रही थी तो केटा ने अपना रेमन का बोल उसे दे दिया। मैं तुम्हें जानती तो नहीं, पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शॉपकीपर केटा को दूसरा बोल देने के लिए रेडी था, लेकिन उसने कहा आप चिंता मत, जल्दी मुझे मेरे डैड पैसे भेजने वाले हैं। ओह अच्छा, मुझे नहीं पता था कि तुम अकेले रहते हो बेटा। तुम्हारी मॉम क्या करती है वैसे? केटा बोला बदकिस्मती से वो अब इस दुनिया में नहीं है। वैसे क्या आप उन डोपलगैंगर्स के बारे में जानते हैं? वो तीन हमशक्ल लोग जो अगर एक दूसरे को देख ले तो उनमें से एक की मौत हो जाती है। तब वो लड़की कहने लगी ये सब एक मिथ है, डोपलगैंगर्स नहीं उन्हें डोपलाइनर्स कहते हैं। वो दिखते तो एक जैसे हैं पर उनका एक दूसरे की किस्मत से कोई लेना देना नहीं होता। वो भी एक दूसरे को देखकर किसी न किसी कारण से मर जाते हैं, लेकिन बाकी बच्चे दो हमशक्लों को उनका लक मिल जाता है और उन्हें रूट कहते हैं, जो शायद तुम्हारी मॉम नहीं थी। तभी अचानक जैकेट पहने हुए वहां एक आदमी आता है और उस लड़की के मुंह पर जोर से डंडा मारता है। उसने शॉपकीपर तक को नहीं छोड़ा। केटा के सामने ही वो इंसान जैसे ही दूसरा ब्लो उस लड़की के मुंह पर मारने वाला था, केटा कुर्सी लेकर उसकी ओर तेजी से आता है और उसके सर पर दे मारता है, पर एक पंच ने उसे ढेर कर डाला। तभी वो लड़की भी उठ खड़ी होती है और बोलती है किसने मुझे रेमन खाते हुए परेशान किया, तुम्हें तो बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। जब वो आदमी उस कूरो नाम की लड़की को मितोत्सु मिता कहकर बुलाता है तब कूरो पूरे जोश से आगे बढ़कर उसे पंच मारती है और उन दोनों के बीच एक मुकाबला शुरू हो जाता है। उसने कूरो को गर्दन से पकड़कर शिव दे मारा और बोला मैं तो तुम जैसे मितोत्सु मिता का टेरा टेस्ट करना चाहता था। उन्हें लड़ते हुए केटा पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। आखिर वो कूरो एक जोरदार पंच के साथ इस मुकाबले को खत्म कर देती है। केटा डरी हुई आवाज में पूछता है एक मिनट, तुम हो कौन? ओह मेरा नाम कूरो है, मैं एक मितोत्सु मिता हूँ। और पुलिस की आवाज सुनकर वहां से भाग जाती है। अकाने हमेशा ही केटा की खाने की चिंता में रहती थी। उसने तभी एल्बम देखकर केटा से कहा मॉम के जाने के बाद मैंने तुम्हें इतना खुश कभी नहीं देखा जितना तुम पहले रहते थे। न जाने तुम खुद को इसका जिम्मेदार कब तक समझते रहोगे। तभी खबर आती है कि एक यामाडा रीजा नाम की लड़की का एक्सीडेंट हुआ है और वही हुआ जैसा केटा को डर था। केटा के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था जब मायू उसे स्ट्रीट्स पर मिलती है और बताती है आज मेरे साथ एक सरप्राइजिंग चीज हुई। मैंने आज अपने जैसी दिखने वाली लड़की को देखा। और जैसे ही ग्रीन लाइट होती है मायू उसी वक्त एक्सीडेंट में मारी जाती है। तभी कूरो ने आकर केटा से कहा वो बेचारी बच्ची एक रूट नहीं थी। ये सब देखकर केटा सोच रहा होता है इस दुनिया में मुझे बिल्कुल उसका उल्टा दिखाया गया जो मुझे बचपन से सिखाया गया था। फिर हमें एक सेजी नाम का बॉस दिखाया जाता है जो उस तगड़े आदमी को बांधकर कहता है तुम एक कमजोर मोटोत्मिता से हार गए, जबकि उसने एक्सीड का इस्तेमाल तक नहीं किया था। उसने कहा था वो किसी युवका को मारना चाहती है। सेजी अपने शार्प थ्रेड से उसके शरीर में मल्टीपल कट्स मार देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सेजी ने कहा जल्दी उस लड़की को ढूंढो, उसका टहरा खाकर मैं उसे हियू के हवाले कर दूंगा। चर्च में केटा मायू के लिए प्रेयर करते दिखता है। केटा बहुत ही सेंसिटिव और ज्यादा सोचने वाला लड़का है। हाल में हो रहे इंसिडेंट्स केटा के लिए काफी डिस्टर्बिंग थे। स्कूल में भी उसके दिमाग में रीजा, मायू और उसकी मॉम की आखिरी पल थे। परेशान देखकर उसके टीचर ने कहा क्या हुआ बेटा, रीजा के जाने से दुखी हो क्या? अगर कोई परेशानी है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। केटा ने जब उन्हें डॉपलाइनर्स के बारे में बताना शुरू किया तो वहां से चले जाते हैं। वो जानता था कि सच पर हर कोई भरोसा नहीं करने वाला। घर जाकर केटा ने देखा कि उसके घर की लाइट्स ऑन थी और कूरो उसका राशन खाली कर रही थी। उसने कहा तुम नहीं थे तो मैंने सोचा कुछ
खा लेती हूँ। कूरो के पपी पूनी पूनी ने उसे यहाँ तक पहुँचाया है। अकाने को देखकर केटा पूछता है, आप किसी अनजान लड़की को क्यों उठा लाई हो? अकाने ने कहा, मुझे लगा था तुम उसे जानते हो, बार बार तुम्हारा नाम ले रही थी। कूरो को फिजूल बातें करते देख केटा को गुस्सा आ गया और वो बोला, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। कूरो माफी मांगकर चुपचाप वैसा ही करती है। केटा का ये बर्ताव अकाने को बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब केटा ने कूरो का बैग वहीं पर पड़ा हुआ देखा तो उसे ढूंढने स्ट्रीट्स पर आ जाता है। वहीं सेइजी भी कूरो को धर पकड़ने के लिए गश्त लगाने में बिजी है। वो मोटोत्सुमिता की स्मेल को महसूस कर पा रहा था। जब कूरो खाना खा रही थी तब केटा ने उससे पूछा, तुम डॉपलाइनर्स रूट के बारे में इतना सब कैसे जानती हो? अच्छा वो, हाँ मैं एक मोटोत्सुमिता जो हूँ। हर जीवित प्राणी के पास अपना टेरा होता है जिसे हम मोटोत्सुमिता बैलेंस करते हैं। 3 डॉपलाइनर्स के पास बराबर टेरा नहीं होता। कम टेरा वाले हम शक्ल एक दूसरे के करीब आते ही मर जाते हैं और बचा हुआ इंसान बन जाता है एक मास्टर रूट। डॉपलाइनर सिर्फ अपनी किस्मत के भरोसे सरवाइव कर सकते हैं। स्क्रीन के पीछे नजर रखे हुए इंसान की नजर अकाने पर होती है, लेकिन तभी शिशिगामी गैंग ने उन्हें घेर लिया। सेइजी बोला, ए लड़के, मुझे तुम्हारा टेरा खाना है। उन्होंने कूरो पर हमला करना शुरू कर दिया। तुम्हारा टेरा काफी स्ट्रांग है, तुम मेरे लिए एक परफेक्ट कॉम्पिटिटर हो। तभी सेइजी ने एक्सीड का इस्तेमाल किया। ये सब हुआ मरे हुए मोटोत्सुमितास के टेरा के खाने के बाद, जिससे सेइजी कूरो को दर्जनों घाव देकर उसकी हालत पतली कर देता है। उसने देखा केटा उसकी वीडियो बना रहा था। सेइजी को ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो केटा पर भी हमला कर देता है। इससे केटा खून से लथपथ हो गया और उसकी आत्मा उसका साथ जोड़कर जाने ही वाली थी, लेकिन कूरो ने सही टाइम पर सेइजी का भरता बना डाला और केटा के पास आकर एक मंत्र बोला, जिससे केटा के हार्ट में हाथ डालकर कूरो उसे रीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है और कुछ ही देर में उसके सारे जख्म भर देती है। उसके उठने के बाद कूरो बोली, तुम ठीक तो हो ना? केटा के हाथ पर इस वक्त एक टैटू जैसा कुछ था। सेइजी वहां आकर किसी कॉन्ट्रैक्टर की बात करने लगता है और उसने फिर से कूरो पर हमला करने शुरू कर दिए। उसके एक्सीड को तोड़ते हुए कूरो आगे बढ़ती है, पर सेइजी ने उससे कहा, बहुत चालाक लड़की हो, लेकिन मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम अपना हाथ पैर तक नहीं हिला पाओगी बच्ची। कूरो एक मोटोत्सुमिता होते हुए काफी स्ट्रॉन्ग है। उसने वहां पड़ी एक इलेक्ट्रिक वायर से सेइजी को हिला डाला। तभी न जाने केटा भी जोश में आने लगता है और वो दोनों दुश्मन के छक्के छुड़ा देते हैं। फिर हम चलते हैं सीधा केटा के घर पर, जहाँ कूरो हमेशा की तरह खाना खा रही होती है। उसने केटा को देखकर कहा, लगता है तुम अब रिकवर हो चुके हो, अब कुछ दिनों तक मेरे साथ ही रहना। उसने कहा कि तुम्हारे शरीर में मेरा हार्ट है। पर तभी अकाने अंदर आ जाती है और कहती है, एक मिनट, यहाँ चल क्या रहा है? अरे आप नहीं, कुछ भी तो नहीं। खाना खाते वक्त कूरो बताती है, असल में मैं किसी एक इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती थी और केटा की जान बचाने के लिए मैंने उसे चुना। हम मोटोत्सुमिता इंसान से कई गुना शक्तिशाली होते हैं और दूसरी दुनिया में रहते हैं। अकाने कहती है, लगता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है। इसके बाद कूरो काइटा की ओर अपनी चेस्ट पर बना निशान दिखाने लगती है। अब हुआ ना यकीन आपको, लेकिन केटा ने उसी की गलती बतानी शुरू कर दी। मैं तो कल बिल्कुल शांत था, तुम्हारा ही दिमाग फिर गया था। अगर मेरी इतनी चिंता है तो यहाँ से दूर चली जाओ। ना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि एक आदमी को पता लग चुका था कि कूरो ने सेइजी के छक्के छुड़ा दिए थे। वो उसे जल्द से जल्द ढूंढने का ऑर्डर देता है। वहीं केटा की टीचर का कॉल आया, जो बोला, पता लगा कि कल रात तुम पर हमला हुआ था, तुम ठीक तो हो ना? अगर तुम चाहो तो मेरे साथ लंच पर चल सकते हो। नहीं शुक्रिया सर, मैं ठीक हूँ। तभी कूरो भी नहाकर बाहर आ जाती है और अकाने से कहती है, अगर मैं केटा के साथ नहीं रहूंगी तो मैं सिंक्रो नहीं कर पाऊंगी और मेरी एबिलिटीज गिरने लगेंगी। तुम केटा की इतनी चिंता क्यों करती हो? अकाने ने कहा, मैं और केटा बचपन से ही साथ हैं। रिश्ते में तो वैसे मैं उसकी आंटी लगती हूँ। केटा अभी तक कल हुई घटना से उभर नहीं पाया है। थोड़ी देर बाद वो केटा को बाहर साथ ले आते हैं। वो कूरो के लिए कुछ नए कपड़े लेने जा रहे थे। केटा ने कहा, इसकी इतनी क्या चिंता करनी, सारी मुसीबत की जड़ यही तो है। ट्रेन से उतरने के बाद अकाने ने कूरो को समझाया, केटा बस थोड़ा जिद्दी है, वो बुरा इंसान बिल्कुल नहीं है। कूरो ने कहा, फिर तो इसके साथ काम करने में मजा आएगा। मजा? क्या मतलब है तुम्हारा? थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद वो घर के लिए निकल जाते हैं और अकाने उन्हें घर पर छोड़कर काम पर चली जाती है। जब केटा स्कूल जा रहा था तब कूरो उदास होकर कहती है, हम साथ रहते तो अच्छा होता। फिर हम चश्मे वाले डाइची नाम के लड़के को देखते हैं। वो हियू को देखकर बोला, बुरा मत मानना दोस्त, पर इस तरह खुलेआम मत घूमो। हियू ने कहा, जैसे ही तुम शिशिगामी से अलग हुए, सोच लेना तुम्हारा बुरा वक्त शुरू। कूरो जब घर पर थी तब वो बदमाश उसे लेने आ पहुंचते हैं और कहते हैं, तुम खुद साथ चलोगी या फिर हमसे मेहनत करवाओगी? बिना केटा के साथ के कूरो अपनी पावर्स इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। मार कूरो को पड़ रही थी पर महसूस केटा को भी हो रहा था, लेकिन कूरो हार मानने वाली नहीं थी। वो केटा की टावल लेकर वहाँ से भाग जाती है ताकि पूरी पूरी के इस्तेमाल से उसका पता लगा सके। टीचर केटा को जल्दी में देखकर घर आ रहा था। तब सोबा सर ने कहा, मुझे तुम्हें एक ऐसी बात बतानी है जो तुम्हारी जान बचा सकती है। वो कहते हैं, तुम डॉपलाइनर्स के बारे में तो जानते ही होगे। अगर हमें इस दुनिया को सुरक्षित बनाना है तो तुम्हें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना होगा। वहीं कूरो भी क्लास में आ जाती है और उसके सर को देखकर कहती है, तुम इस ट्राइबल बैंड के मेंबर के साथ क्या कर रहे हो केटा? ये सुनते ही वो कूरो को पीटना शुरू कर देता है। उसके लगातार हमलों से कूरो की हालत खराब होने लगी। सोबा ने केटा से कहा, एक बार मैं इस लड़की को सही लोगों के हवाले कर दूं, फिर तो मेरी जय जयकार हो गई। केटा किसी तरह कूरो को
वहाँ से भगाकर ले आता है, पर सोबा से लड़ने के लिए उन्हें सिंक्रो का यूज करना होगा। एक बार फिर वो कूरो पर भारी पड़ता दिखता है और कीटा को बोलता है, अगर तुम एक मास्टर रूट बनना चाहते हो तो इस फाइट से दूर रहो। कीटा ने कहा, क्या आप ये मास्टर रूट के चक्कर में अपने ही स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे थे? इसी बीच वो दोनों सिंक्रो का यूज करते हैं। सोबा को लगा था कि अब कूरो में इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची होगी, लेकिन उसके पंच से ही सोबा सीधे ग्राउंड में जा गिरता है। कीटा को इतना तो समझ आ गया था कि सरवाइव करने के लिए उसे ऐसी फाइट लड़ते रहना होगा। अगले दिन स्टेनर और एक्सेल आकाने से बहाना करके मिलने आते हैं। आकाने को लगा कि स्टेनर एक फ्रेंच है। उसने कहा, बोंजूर सर। तभी एक्सेल वहां आती है और कहती है, पापा आप मुझे डॉल कब दिलाओगे? अरे इन्हें तो हिंदी आती है। जब वो दोनों बाहर आए तो एक्सेल ने कहा, मैंने उस लड़की में टेरा को महसूस किया था, ये एक मोटोसुमिटा की तरह हूबहू मेल खाता है। तभी उन्होंने देखा कि आकाने टैक्सी लेकर वहां से जाने लगती है और वो लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वह केटा और कूरो रेस्टोरेंट में थे। कूरो गुस्से से कहती है, इन लोगों को क्या जरूरत थी इतनी सारी चीजें लिखने की? अब मैं खुद को कैसे रोकूं? केटा ने कहा, तुम्हें जो खाना है खाओ, बस मेरा सिर मत खाओ। आकाने भी आकर उन्हें ज्वाइन कर लेती है। लगता है पूरी पूरी को आज ज्यादा भूख लगी थी। केटा ने काफी सोचकर कहा, इस कूरो ने मेरे टीचर को मेरा दुश्मन बना दिया है, अब मैं वहाँ कैसे वापस जाऊंगा? जब आकाने ने पुलिस के पास जाने का ऑर्डर दिया तो कूरो कहती है, पुलिस खतरनाक है, उन्होंने बेवजह मुझ पर हमला किया था। वो क्या हुआ कि मैंने कुछ केले खाने के लिए उठाए ही थे, वो लोग ऐसे पीछे पड़ गए जैसे मैंने उनका बैंक लूट लिया हो और मुझे मेरे पूरी पूरी से दूर सलाखों के पीछे डाल दिया। वो तो किसी तरह मैं दीवार तोड़कर वहाँ से भाग आई। मुझे पुलिस से नफरत है। अचानक कूरो ने कहा, वो सब छोड़ो, क्या मैं एक जम्बो आइसक्रीम ऑर्डर कर सकती हूँ? हाँ, तुम जो चाहो खा सकती हो। केटा को लगने लगा कि पुलिस उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करने वाली, बिल्कुल उन बदमाशों की तरह। कूरो ने बताया कि कल वो बदमाश उसका भाई था। उसने कहा, मुझे तो लगता है कि शहर में मची हुई हलचल के पीछे उसी का हाथ है। दरअसल हमारा मिशन उन मोटोसुमिटा को खत्म करना है जो अपना पर्पस भूल चुके हैं। केटा के साथ सिंक्रो इस्तेमाल करने के बाद मुझे वैसे भी कोई नहीं मार सकता। केटा को अब गुस्सा आने लगा है। उसने कहा, पहले मेरी परमिशन के बिना मेरा हार्ट रिप्लेस करना और फिर ये सिंक्रो। मुझे अब तुमसे चिढ़ होने लगी है। ना तो मैं घर जा सकता हूँ और तुम्हारी वजह से ना मैं स्कूल जा सकता हूँ। इसी बीच स्टेनर ने कूरो का पता लगा लिया। फिर हम देखते हैं कि हियोसामा, जो एक ट्राइबल एंड का मेंबर था, वो एक आदमी को टॉर्चर करते हुए मोटोसुमिटा के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी ने कूरो का नाम बताया और कहा, मुझे प्लीज जाने दो, मुझे और कुछ नहीं पता। हियो उसके साथ एक कॉन्टेक्ट चाहता है और चाकू से उस पर वार कर देता है। जिसके बाद हम एक बिल्डिंग देखते हैं जहाँ पर कुराकी एक केबिन के अंदर एंटर करता है और एक रेशी नाम के आदमी से कहता है, मैं यूकी से साइन चाहता हूँ। वही हमें पता चलता है कि कुराकी एक मास्टर रूट है। यूकी कहती है, मैंने तुम्हें कनाउजी ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए बहुत पापड़ मिले हैं, बस हमारी मेहनत मिट्टी में मत मिला देना। वो कीटा पर नजर बनाए हुए है। शाम के वक्त कीटा को उदास देखकर कूरो कहती है, लंबे कॉन्ट्रैक्ट के बाद मोटोसुमिटा और कॉन्ट्रैक्टर एक दूसरे के साथ इनर फीलिंग भी शेयर करने लगते हैं। तभी आकाने के आते ही कीटा उसका हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है और कहता है, हमारा पीछा किया जा रहा है। और रोड के बीच में कुछ लोगों ने घेर लेते हैं। वो बाइकर्स ट्राइबल एंड के ग्रुप के थे। कीटा ने पूछा, अच्छा तो क्या ये सोबा सर के ही साथी है? तो एक उनमें से बोला, हमें उस कचरे के साथ कंपेयर मत करो। इसी बीच कूरो को चालाकी करते हुए देख वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। कीटा नहीं देख पाता और सिंक्रो एक्टिवेट करने लगता है। एक बाइकर जब आकाने पर बाइक चढ़ाने वाला ही था तभी स्टेनर आकर उन्हें बचा लेता है और कहता है, हम किसी को भी अपने मिशन के बीच में आने नहीं देना चाहते। वो एक्सेल के साथ मिलकर उन बाइकर्स के छक्के छुड़ा देता है। जाने के बाद केटा ने स्टेनर से ध्यान से देखा और कहा, ये कोई आम इंसान तो नहीं लगता, इसका ऑरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्सेल बोली, तुम्हें सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं, एक मोटोसुमिटा की शक्ति यहाँ टेरा फ्लो के बिना नहीं पनप सकती। आकाने उन्हें पहचान लेती है और शुक्रिया करने के लिए आगे बढ़ती है। केटा ने उसे रोका। वो स्टेनर को आगे बढ़ते देखकर उसे जोरदार पंच मार देता है। तभी कूरो भी आगे आती है और कहती है, एक मोटोसुमिटा होने के नाते कॉन्ट्रैक्टर की रक्षा करना मेरा फर्ज है। और इसी के साथ वो दोनों हमला करने के लिए आगे आते हैं। स्टेनर ने कूरो से कहा, अभी अभी कॉन्ट्रैक्टर के बोलते ही तुम इतनी जल्दी उसकी पालतू हो गई। कूरो पूरे गुस्से और एनर्जी के साथ स्टेनर पर टूट पड़ती है और जोरदार पंच उसके चेहरे पर दे मारती है। और स्टेनर को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इसे कुछ असर हुआ भी है। उसने कहा, तुम्हें मैं सिंक्रो यूज करने से पहले ही मिटा दूंगा। स्टेनर कूरो पर जोरदार मुक्कों की बरसात करने लगता है, वो भी जब वो बिल्कुल हेल्पलेस सिचुएशन में थी। वही एक्सेल केटा से बोली, न जाने उसने तुम्हें कॉन्ट्रैक्टर क्यों चुन लिया, जिसे सिंक्रो तक ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता। लेकिन केटा थोड़े से फोकस के साथ ही सिंक्रो बिल्डअप करने में कामयाब हो जाता है। लग रहा था कि एक्सेल और स्टेनर सिर्फ उन्हें सिंक्रो इस्तेमाल करते हुए देखना चाहते थे। कूरो और केटा के टेरा ने उनका दिमाग हिला डाला। कूरो आगे बढ़कर स्टेनर पर जोर जमाने की कोशिश करती है, पर वो कोई कच्चा खिलाड़ी तो नहीं था। केटा इस बार अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके कूरो को हमला करने के लिए आगे भेजता है और कूरो एक जोरदार पंच स्टेनर पर डिलीवर करके उसे चारों खाने चित कर देती है और कहती है, तुमने देखा, हमने कर दिखाया। एक्सेल उनके करीब आई और बोली, एक्सीड। केटा पूछता है, क्या एक्सीड? वही टेक्निक जो ट्राइबल एंड वाले इस्तेमाल करते हैं? नहीं, वो लोग एक्सीड यूज करने का नाटक करते हैं। मोटोसुमिटा और कॉन्ट्रैक्टर के अल्टीमेट अटैक को ही एक्सीड कहा जाता है। कूरो बोली, केटा है तुम्हारे सिंक्रो इस्तेमाल करने के कारण हुआ है। तभी स्टेनर उठ खड़ा हुआ और बोला, बहुत दिनों बाद बराबर का ओपोनेंट मिला।
और कूरो इस बार दोबारा एक्सीड यूज करती है, पर वो नाकामयाब रही। उन्होंने देखा कि एक्सेल ने ये अपने पावर बॉल से किया था, जिसे वो पावर ऑफ 1000 कहकर भी बुलाती है। वो स्टेनर से बोली, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। और वो दोनों भी सिंक्रो यूज करते हैं, पर केटा को देखकर लगता है कि वो लड़ने की हालत में नहीं है। स्टेनर से रहम की उम्मीद कतई नहीं लगा जा सकती। उसने अपनी सुपर स्पीड का यूज करते हुए केटा और कूरो की हालत बिगाड़ डाली। एक्सेल ने उन दोनों से कहा, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, घर पर करे तो सही रहेगा। उम्मीद है तुम नए मेहमानों को चाय तो पिलाओगे ही। चाय पीते वक्त वो बताती है, हम मोतोत्सुमिता क्लैन यूरोप का एनर्जी बैलेंस मेंटेन करते हैं। वैसे चाय अच्छी बनाई आपने। हमें जापान इसलिए आना पड़ा क्योंकि यहाँ काफी गड़बड़ चल रही थी, तो हम एनर्जी सोर्स की तलाश में ही थे। उन्होंने अकाने के टेरा से कूरो को ढूंढ निकाला। 7 साल पहले ओनिकावा में हुए इंसिडेंट के बाद हमारी तलाश शुरू हुई थी। उनके नोबल क्लैन ने उस वक्त एक लेडी को पकड़ा, जिसकी बॉडी से 6 ह्यूमंस का टेरा निकल रहा था। केटा अचानक कहता है, ये तो मेरी मॉम है। क्या ये माँ की आंटी है? ये नामुमकिन है, फोटो देखकर तो लगता है कि अभी की है, पर वो तो कब की मर चुकी है। एक्सेल बोली, कुछ तो है जो ओनिकावा के अंदर सबके पीठ पीछे चल रहा है। इसी तरह की तलाश करने हम लोगों को यहाँ भेजा गया था। जब वो जाने लगते हैं तो केटा कहता है, 1 मिनट, ये तो बताते जाओ कि हम पर लगातार हमले क्यों हो रहे हैं। तो एक्सेल कहती है, तुम एक्सीड इस्तेमाल कर सकते हो, यही सोचकर खुश रहो। जाते वक्त एक्सेल ने अकाने को एक सेल फोन भी दिया और कहा, कोई खतरा हो तो बेझिझक हमें कॉल करना। रास्ते में वो कहती है, मुझे उस मोतोत्सुमिता पर अभी तक शक हो रहा है। उसका स्ट्रॉन्ग टेरा ही उसे खतरनाक बनाता है। केटा के लिए ये सब कुछ काफी सरप्राइजिंग है। रात के वक्त कूरो उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारी माँ के साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। तुम्हें माफी मांगने की क्या जरूरत है? फोटो देखकर तो लग रहा था कि किसी मोतोत्सुमिता ने उन्हें जबरदस्ती इसमें घसीटा है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया था। वो फोटो वाला हाथ उसी इंसान का लगता है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। शिशिगामी का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर मेरा भाई। मुझे ओनिकावा जाना होगा, मुझे माफ करना केटा। मैं अब और तुम्हें और अकाने को मुसीबत में नहीं डालना चाहती। केटा ने कहा, तुम्हें पता भी है ओनिकावा कहाँ पर है? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, हम मिलकर इस सच्चाई का पता लगाएंगे। फिर इस कहानी में एंट्री होती है एक नई कैरेक्टर की, जो एक बीमार करीबी के लिए मेडिसिन लेकर आती है और उसके पास बैठकर कहती है, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। असल में ही उसे वो मेडिसिन दे रहा था, लेकिन इसके बदले में वो चाहता था कूरो को। वो लड़की कहती है, तुम्हें उस मोतोत्सुमिता से कुछ ज्यादा खास ऑब्सेशन है। हियो ने कहा, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, उसे चाहो तो तुम मार डालना, मुझे बस वो लड़की चाहिए। केटा और कूरो ओनिकावा जाने का प्लान कर ही रहे थे, पर इस बारे में केटा अकाने को भी कुछ नहीं बताना चाहता था, इसलिए वो बैंक से कुछ पैसे लेने के लिए चल देता है। और तभी उस लड़की ने अपनी कार से उसका रास्ता रोका और कहा, डरो मत बच्चे, मैं एक मोतोत्सुमिता हूँ और मेरा नाम मिकामी है। वैसे तुम्हें नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई मकसद नहीं, इसलिए कूरो और मेरे बीच में आने की सोचना भी मत। जब केटा ने चालाकी करी तो वो उसकी गर्दन दबोच लेती है। कूरो को परेशानी से भागते हुए अकाने ने देख लिया। तभी केटा का कॉल आता है, जहाँ मिकामी कूरो से कहती है, अगर केटा को बचाना चाहती हो तो मेरी भेजी हुई लोकेशन पर चुपचाप पहुंच जाओ। दूसरी ओर जब रेशिन कुराकी को मास्टर टूल्स इकट्ठा करने पर शाबाशी दे रहा होता है, तभी ह्यू का कॉल आता है। वो यूकी को बाहर जाने के लिए कहता है। उसके अंदर आते ही कुराकी बाहर जाने लगा और बोला, मैंने तुम्हें सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के लिए रखा है, तो उसके आगे जाने के बाद तो ज्यादा फ्रैंक होने की कोशिश मत करो। उसके जाने के बाद ह्यू बोला, ये बंदर जैसे दिखने वाले लड़के को तुमने क्यों रखा हुआ है? तुम इस पर भरोसा कर भी कैसे लेते हो? वैसे रेइसेकी का हाल भी कुछ ठीक नहीं, मुझे कूरो पर पहले से ही शक था। जिसके बाद हम स्टेनर और उसके साथियों को मोतोत्सुमिता की लाशों से घिरा हुआ देखते हैं। एक्सेल ने उन्हें एक रेइसेकी क्रिस्टल दिखाया, जिसकी मदद से किसी का भी टेरा आसानी से खींचा जा सकता था। उन सब मोतोत्सुमितास का हाल बेहाल किसी और ने नहीं, बल्कि ह्यू ने ही रेइसेकी क्रिस्टल की मदद से किया था। शायद ट्राइबल एंड्स इसी तरह अपनी गिनती बढ़ा रहे हैं। कूरो और अकाने केटा को ढूंढने में लगे हैं, पर मिकामी उसे चाय पिला रही होती है। उसने बताया, मैं मनमौजी गिंको क्लैन की मेंबर हूँ, शिशिगामी से सिर्फ मेरा पैसों का सौदा है। उसने पूछा, वैसे तुमने मोतोत्सुमिता के कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? क्या तुम एक सब हो? सब? ये क्या बवाल है? सुनो, 3 डोप्लायर्स में से तुम रूट को जानते ही होगे। वो बाकी दोनों सबस का टेरा खाकर मास्टर रूट आसानी से बन सकते हैं। क्या तुम्हें कूरो ने कुछ नहीं बताया? यही कारण है कि तुम बार बार कमजोर महसूस करते हो। बात करते करते मिकामी अचानक से अंदर आ गई, उसी बीमार आदमी को मेडिसिन देने के लिए, जिसका नाम शिंगो है। कूरो और अकाने ने भी उसके घर को ढूंढ लिया था। मिकुमी को उनके अंदर आने की भनक लगी ही थी। केटा को देखकर कूरो खुश तो थी, लेकिन केटा ने गुस्से में कहा, तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया कूरो? हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं इसलिए। मिकुमी बोली, ओह अच्छा मजाक है, तुम जानती होगी हर कंडीशन में सबको मरना ही होता है, और एक सब वैसे भी इतना सिंक्रो और एक्सीड बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी शिंगो, जो किसी टाइम पर मिकुमी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, वो बाहर आकर बोला, मेरा हाल देखो, मैं भी एक सब ही हूँ। उस वक्त कूरो को अपनी गलती का एहसास होता है। मिकुमी ने उसे एक पंच मारा और कहा, तुम इंसानों को सिर्फ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती हो, क्यों? अब तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। वो उसे पीटना शुरू कर देती है। कूरो ने जब अपनी गलती कबूल करी तो मिकुमी उसे फिर भी नहीं छोड़ती। वो हमेशा से ही शिंगो की शक्तियों का इस्तेमाल करती आई है।
शिंगो ने कीटा से कहा, तुम अपने पार्टनर को बचाओगे नहीं? देख लो, इस मुकाबले में वो मर भी सकती है। मिकुमी जानती थी कि अगर वो दोनों सच में एक दूसरे की चिंता करते हैं तो कीटा कुरो को बचाने जरूर आगे बढ़ेगा। इसी बीच उनका सिंक्रो एक्टिवेट हो जाता है और कुरो जोरदार पंच मिकुमी पर दे मारती है। कीटा ने कहा, मैं अब किसी और को मरते नहीं देखना चाहता। कुरो, तुम अपनी पूरी ताकत से लड़ो। मिकुमी को परेशान देखकर शिंगो बोला, क्या सोच रही हो? तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ है। इसके बाद हम उन दोनों को सिंक्रो इस्तेमाल करते हुए देख पाते हैं। मिकुमी ने अपने एक्सीड का डायरेक्टली इस्तेमाल कर दिया। उन दोनों को अपने पार्टनर की भलाई के लिए लड़ना होगा। मिकुमी ने कुरो पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। शिंगो इस वक्त तकलीफ में होता है। कुरो एक्सीड यूज करने के लिए सही टाइम का इस्तेमाल कर रही थी। उसने जब मौका देखकर एक्सीड इस्तेमाल किया तभी मिकुमी ने उसे हरा दिया और कहा, हमारी जीत हुई शिंगो। शिंगो अपना आखिरी अलविदा मिकुमी को देता है और वहां से चला जाता है। मिकुमी ने उसे गोद में लिया और कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे लिए तुमने खुद को ही कुर्बान कर दिया। फिर हम केटा के घर पर सब कुछ डिनर करता हुआ देखते हैं। अचानक केटा ने पूछा, क्या मुझे फिर से लड़ना होगा? एक सब कॉन्ट्रैक्टी होने के नाते तो मैं मर भी सकता हूँ। तब यकाने के फोन पर एक्सेल का कॉल आया। फोन ट्रेस होने के कारण ही उसामा उनका ओनिकावा जाने का पता लगा लेता है। जब उसने आकर अपने अड्डे को बर्बाद हालत में देखा तो कहा, जिस किसी ने भी जरूरत की है उसका पता लगाओ तोशिरो। इतना सब होने के बाद भी हियू कुरो को पाने के लिए बेसब्र था। तभी हम कुछ गुंडों को दो लोगों का पीछे भागते हुए देखते हैं। एक पुल के नीचे जब वो दोनों पकड़े गए तब कुरो और बाकी सब भी वहां पहुंच जाते हैं। अकाने ने कहा, क्या हम इनकी मदद नहीं कर सकते? इसी बीच याकुमा नाम का लड़का उठता है और उन गुंडों को स्टाइल में मारना शुरू कर देता है, बिल्कुल साउथ की मूवीज की तरह। उसकी नजर जब कुरो पर पड़ी तो याकुमा उसे पहचान लेता है और कहता है, हमारी प्रिंसेस, आखिर आप थी कहाँ? याकुमा एक मोटोत्सुमिता है और रियोना उसकी कॉन्ट्रैक्टी। वो एक मास्टर रूट भी है। उसने बताया, कनौजी ग्रुप जो सुपर मार्केट चेन है, वो लोग मास्टर रूट्स को कंट्रोल करते हैं। वहां पर रियोना की जिंदगी काफी सॉर्टेड थी, लेकिन उसे खुद पर होने वाले एक्सपेरिमेंट से डर था। इसी बीच उसकी मुलाकात हुई याकुमा से। उसने हीरोइक एंट्री लेकर रियोना की जान बचा ली। रियोना ने कहा, एक मास्टर रूट होने के नाते मुझे स्ट्रेंथ की जरूरत थी, इसलिए मैंने याकुमा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। जब कीटा कुरो के गुस्से में बात करता है तब याकुमा कहता है, चुप करो तुम्हें नहीं पता कि ये प्रिंसेस शिशिगामी क्लैन के मेडन की बेटी है। असल में कुरो रेशन की बहन है। जब बाकी सब लंच ब्रेक के लिए रुकते हैं उस वक्त कुरो कीटा को अकेले में बताती है, यह दुनिया एक पवित्र लैंड से घिरी हुई है जो है मोटोत्सुमिता की दुनिया, और उस जगह को प्रोटेक्ट करता है रेइसे की, जिसमें टेरा प्रचुर मात्रा में बहता रहता है। एक दिन रेइसे की क्रिस्टल से टेरा अब्सॉर्ब करते वक्त कुरो की माँ का बुरा सपना आया। वो वहाँ की महारानी हुआ करती थी। अचानक एक दिन याकुमा आकर कुरो को बताता है, राजकुमार रेइशी न जाने क्यों प्रजा को मार रहे हैं। जैसे ही कुरो ने सुना और वो अपनी माँ को बचाने के लिए वहां पर आई, जहाँ उसके सामने सैकड़ों सैनिकों की लाशें पड़ी हुई थी। कुरो ने गुफा में आकर देखा कि रेइशिन ने महारानी का खून करके उन्हें क्रिस्टल पर बांधा हुआ था। पूछने पर उसने बताया, मैं नीचे की दुनिया में जाकर एक नई दुनिया बसाना चाहता हूँ। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे सिर्फ मौत नसीब होगी। और वही कुरो को रोता हुआ छोड़कर चला जाता है। आखिर उसे ऐसा करने के पीछे क्या राज था? वो जानते ही कुरो उसे मार डालेगी। पर तभी वहां पर हियू आ गया, जो इंसानों को प्योर लैंड्स पर ले जाकर उन पर फालतू के एक्सपेरिमेंट्स करता है ताकि मोटोत्सुमिता को बिठाकर ज्यादा से ज्यादा ट्राइबल लैंड्स बना सके। उसने कहा, मैं तुम्हारे इस सवाल के जवाब दूंगा अगर तुम चुपचाप मेरी बात मानोगी तो, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्टी को मैं अभी मार डालता हूँ। कुरो ने जब उसे बचाया तो ही बोला, इतने कम टेरा वाले बंदर को तुमने कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों बनाया? हियू इसके बाद कुरो को पीटना शुरू कर देता है, लेकिन कीटा मौका देखकर सिंक्रो यूज करता है, जिससे हियू को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। हियू बोला, मुझसे अपनी जान की भीख मांगो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। वो तो अच्छा हुआ कि रियोना और याकुमा टाइम पर वहां आ गए। उन्होंने एक दूसरे के साथ सिंक्रो किया। याकुमा उछल कूद करके हियू पर वार करने शुरू कर देता है। हियू ने वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। उसने गुस्से में अपने ही असिस्टेंट तोशिरो को मार डाला। ओनिकावा की फाइट का वेट करते वक्त केटा कुरो की मॉम की बात छेड़ देता है। इसे सुनकर वो अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाई। केटा उसका हाथ थामता है और कहता है, बेशक मैं एक सब हूँ, पर मैं हमेशा फाइट के दौरान तुम्हारा साथ दूंगा। ओनिकावा निकलने से पहले एक्सेल और स्टेनर केटा से मिलने भी आते हैं और उसे एक रिंग देते हैं, जो आगे उन्हें काफी काम में आने वाली थी। थोड़ी देर बाद हम केटा और बाकी सबको प्लेन में बैठा हुआ देखते हैं। वो ओनिकावा के लिए निकल चुके थे। जब केटा एक्सेल के 1000 स्टोन को निहार रहा था तभी अकाने उसके कंधे पर सिर रखने की कोशिश करती है। केटा ने कहा, अरे ये क्या करियो, कुरो देख लेगी तो क्या समझेगी? पर कुरो तो फ्री सैंडविच एंजॉय करने की बिजी है। ओनिकावा आने वाले सिर्फ वही लोग नहीं थे, क्योंकि कई और मास्टर रूट्स को भी किसी खास मकसद के लिए यहाँ लाया गया है, जिसका राज हमें शाम को होने वाली पार्टी में पता लगने वाला है। कुरो ने अचानक कहा, पता नहीं मुझे इस आइलैंड पर टेरा का हाई फ्लो महसूस हो रहा है। यहाँ कुछ तो अलग जरूर है। केटा के ग्रैंडपा भी यहाँ पर रहते हैं। अकाने को डर था कि कहीं वो उस पर कुरो को केटा के साथ देखकर गलत न समझ बैठे। केटा कहता है, उन्हें फालतू चीजें रखने का शौक है, तुम चिंता मत करो। रास्ते में मौसम काफी सुहाना होता है। कुरो को एंजॉय करते देख केटा बोला, तुम्हें याद तो है ना हम यहाँ पर किस काम के लिए आए हैं? पर अचानक पूरी के खेल के चक्कर में उनकी कार का एक्सीडेंट होते होते रह गया। थोड़ी देर में वो गाँव पहुंच जाते हैं, जहाँ केटा के ग्रैंडपा ट्रेनिंग कर रहे थे। केटा ने उन्हें वहाँ अपनी मॉम वाली पिक्चर दिखाई और पूछा, क्या वो अपने कुछ साल पहले ओनिकावा में थी? अब केटा सोचता है,
इन्हें सिंपल चीजें तो समझ आती नहीं है, अब डोपलाइनर्स के बारे में इन्हें कौन समझाएगा। इतने में ही कूरो खुद को एक मोटोस्मिता बताने लगती है। ग्रैंडपा उसे परेशान देखकर कहते हैं तुम इतना सोचने की जरूरत नहीं, तुम तीनों चाहो तो यहाँ पर रुक सकते हो। खाना खाते वक्त वो सब कीटा की लाई हुई ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं। कीटा को अकेले बैठा देखकर कूरो उसके पास आकर बैठ जाती है और बोलती है, यहाँ आने के बाद से ही तुम काफी रिलैक्स दिख रहे हो। हाँ ठीक है, इस जगह में काफी अपनापन है। और अगले दिन तीनों बीचेस पर अपना पूरा दिन गुजारते हैं, लेकिन शाम के वक्त कुछ अजीब लोगों ने उन पर हमला कर दिया। वो दोनों एक मोटोस्मिता थे जो बोले, क्या तुम भी रईसेकी का पीछे हो, और जवाब ना देने पर हाथापाई शुरू कर देते हैं। कूरो के पलटवार के बाद उन दोनों ने उनके चारों ओर चरखा चलाना शुरू कर दिया। इस तरह वो कूरो को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं और कीटा चाहकर भी सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता। कूरो को मुसीबत में देखकर उसे याद आता है मोटोस्मिता को बचाना एक कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी होती है। जिसके बाद एक्सेल की दी हुई रिंग कीटा को अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है और उन दोनों के बीच सिंक्रो होता है। ये क्या, इतना तेज टेरा इस लड़के के पास कैसे? कूरो उनकी टांग पकड़कर उन दोनों को धोबी पछाड़ देती है और पूछती है, क्या वो तुम और लड़ना चाहोगे? तब उन दोनों की शक्ल देखने लायक थी। कीटा बोला, पहले तो मेरी फोटोज वापस करो और ये बताओ तुम दोनों रईसेकी का जिक्र क्यों कर रहे थे? उनमें से एक लड़की को रोते हुए देखकर अकाने कहती है, देखो बेचारी को रुला दिया, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है। असल में रईसेकी ही टेरा के फ्लो को कंट्रोल करता है, इसलिए कनाउजी क्लैन रईसेकी को डिस्ट्रॉय करके टेरा के फ्लो को रेगुलेट करेगा और मास्टर रूट्स की नई दुनिया का निर्माण होगा। वो सब अपने पहले मिशन के लिए रेडी है, यही कारण है सभी मास्टर रूट्स के एक साथ होने का। दाइशी सबको बताता है, आज शाम तुम जो चाहे कर सकते हो, इस जगह को अपना ही समझो और मिशन के लिए पेटियां बांध लो। भाई दोनों मोटोस्मिता कीटा की मॉम के पिक्चर को देखकर बताते हैं, कुछ शिशिगामी क्लैन के लोगों ने हमारे क्लैन को खत्म कर डाला था, हम सब ने पूरी कोशिश करी पर वो नाकाम रही, हम दोनों को छोड़कर सब मारे गए। कीटा कहता है, हमें तुम्हारे रईसेकी से कोई मतलब नहीं, इसलिए हमसे घबराने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग जरूर हैं जो रईसेकी को बर्बाद कर देना चाहते हैं और हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और इतना कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। कोई था जो कीटा पर लगातार नजर बनाए हुए था। स्टेनर और एक्सेल के क्लैन ने कनाउजी के हेडक्वार्टर को ढूंढ निकाला। वो हमले के लिए तैयार ही थे, तभी रेवना आगे आती है और कहती है, मुझ पर उन्होंने काफी सारे जुल्म किए हैं, मैं इन्हें बताऊंगी कैसा लगता है जब कोई तुम्हारे शरीर पर एक्सपेरिमेंट करता है। दूसरी तरफ कीटा काफी चिंता में डूबा हुआ था। उसे हमेशा किसी अपने को खोने का डर सताता रहता है। वो सोचता है, कोई तो रास्ता जरूर होगा जिससे मैं एक सब होने के नाते ओनिकावा को बचा सकूं। प्लान को लेकर यूकी रेशन से पूछती है, आखिर मेरा सब तुम कब ढूंढ कर लाओगे? मुझे छोड़कर वैसे भी मेरे सारे भाई बहन मास्टर रूट से बदल चुके हैं। एक बार मैं मास्टर रूट बन जाऊं, फिर मैं दिखा दूंगी कि मैं ही अपने पिता की सबसे काबिल औलाद हूँ। शायद रेशिन जान चुका है कि मेहमान उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुके थे। कनाउजी के लोग उन्हें घेर लेते हैं। स्टेनर बर्नार्ड को गार्ड्स को संभालने के लिए कहता है और सीधा पहुंच जाता है रेशिन के ऑफिस पर। रेशिन ने देखकर बोला, ओह तो तुम आ ही गए, और ये क्या, याकुमा अब तक जिंदा कैसे है? स्टेनर बात काटते हुए कहता है, देखो एक मोटोस्मिता होने के नाते टेरा को बैलेंस करना तुम्हारी ड्यूटी है, फिर तुम इसका उल्टा क्यों करने में लगे हो और इतने सारे मास्टर रूट्स को पैदा करके क्या साबित करना चाहते हो? रेशिन बोला, मैं तुम जैसे को अपना प्लान बताकर टाइम बर्बाद नहीं करने वाला। बस इतना समझ लो कि जल्दी इस दुनिया पर सिर्फ मेरा राज होगा, और वैसे भी तुम इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग मोटोस्मिता के सामने खड़े हो। इतना सोचते ही एक्सेल और स्टेनर सिंक्रो यूज करते हैं, लेकिन रेशिन का टेरा बिना सिंक्रो के ही तबाही मचाने लायक जितना स्ट्रॉन्ग और अनस्टेबल है। उसे लगा कि एक अटैक में खेल खत्म होगा, पर एक्सेल कहती है, मेरी रेक्स वॉल को मिटाना तुम जैसों की बस की बात कहा। जिसके चलते स्टेनर स्टैम्पेड एक्सीड का यूज करके उन चमचों को निपटा देता है, पर तब तक रेशिन वहां से निकल चुका था। आज के दिन का कुराकी को ना जाने कब से इंतजार था, क्योंकि उसके मॉम के साथ भी वही हुआ था जो कीटा की मॉम के साथ हुआ। तब उसने डोपलाइनर्स के बारे में जानना शुरू किया। उसने कनाउजी का डाटा हैक किया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान रेशिन से पूछा, क्या मैं एक रूट हूँ या सब? उस दिन रेशिन ने उससे वादा किया कि मैं तुम्हें एक दिन मास्टर रूट जरूर बनाऊंगा, लेकिन रेशिन तो रईसेकी को बर्बाद करके इस दुनिया की शांति को भंग करना चाहता था, और जो भी उसके रास्ते में आता वो उसे मिटा देने वाला था, जैसा उसने मेरे क्लैन के साथ किया। कुराकी रेशिन के साथ सिर्फ बदले के लिए काम करता है, और इस वक्त वो सारी बातें राइगा को बता रहा है। जिसके बाद हम बीच पर चलते हैं, जहाँ अचानक कीटा की नजर उसकी मॉम पर पड़ती है। जब कीटा ने उनसे पूछा तो वो कहती है, तो तुम वही बच्चे हो और डोपलायर सिस्टम के बारे में भी काफी जानते हो। कीटा हैरानी भरी आवाज में कहता है, अच्छा तो आप मेरी मॉम की हमशक्ल हो, मैं आपसे ही मिलने ओनिकावा आया था। क्या आप 7 साल पुरानी इस तस्वीर को जानती हो? उसने कहा, मैं एक रूट हूँ और मोटोस्मिता से लड़ने के लिए मुझे यहाँ पर लाया गया था। तुम्हारी मॉम एक सब थी, और ये भी सच है कि अगर वो मुझसे ना मिलती तो आज वो तुम्हारे साथ होती। वही ककुमा और मकाना को राइगा की आवाज सुनाई दी। तभी वो भागते हुए उससे मिलने जाते हैं तो राइगा ने उन पर ही हमला कर दिया। मकाना भागते हुए कुरो के पास आती है और कहती है, राइगा मेरे भाई को उठाकर ले गया है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, हियो उसे ढूंढते हुए वहां पर आ गया और उसे मकाना को अपने पैरों तले कुचल डाला और कहा, अगर अपने दोस्तों का हाल ऐसा नहीं देखना चाहती तो प्यार से मेरे साथ चल। दूसरी ओर बीच पर कीटा की मॉम की हमशक्ल चालाकी से उसका टेरा ड्रेन करना शुरू कर देती है और कहती है, तुम एक सब हो तो अपना काम करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जितना ज्यादा हिलने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा दर्द होगा। कुरो भी इस वक्त हियो की चपेट में है। इतना टेरा निकलने के बाद भी कीटा बिल्कुल ठीक हालत में होता है
और कूरो का नाम पुकारता है। हम शक्ल कहती है, इस हालत में तुम अपने कॉन्ट्रैक्टी के पास जाना चाहते हो? केटा ने कहा, तुम गलत समझ रही हो, बल्कि मैं कूरो का कॉन्ट्रैक्टी हूँ। केटा अपनी 1000 रिंग एक्टिवेट करते हुए आगे बढ़ता है और उस मास्टर रूट पर वार कर देता है। रेइशिन भी अब ओनिकावा पहुंच चुका था। वो अपनी सेना को देखकर कहता है, बहुत जल्दी मेरा सपना पूरा होने वाला है। ये जगह जल्दी ही तबाही और शोर शराबे से घिर चुकी होगी। इतने सारे मास्टर रूट्स को देखकर रेइशिन ने कुराकी की तारीफ में कहा, तुमने काफ़ी कम टाइम में काफ़ी अच्छा काम किया है। अब टाइम आ चुका है मास्टर रूट्स और मोटोस्मिता के कॉन्ट्रैक्ट करने का। अच्छा कुराकी, क्या वैसे तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहोगे? सीन शिफ्ट होता है और हम कूरो को हियू के जंगल में देखते हैं। उसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे थे। कूरो ने भागने की कोशिश तो करी, लेकिन हियू उस पर तमाचे बरसाने लगता है। लेकिन तभी मदद के लिए केटा उस गुफा में आ पहुंचा। कूरो किसी तरह बचने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता। अचानक जब मकाना की आंखें खुली तो वो ककुमा का नाम लेते हुए उसे ढूंढने निकल आई। ककुमा अभी रेइशिन की कैद में है। वो उसे पहचान लेता है और कहता है, तुम तो वही हो जिसने अचानक आकर मेरे पिता को मारा था। रेइशिन बोला, लगता है बच्चे तुम अभी तक मुझे ठीक से जानते नहीं हो। असल में मुझे जो चाबी चाहिए वो तुम ही तो हो। हियू साबा अपने चाल पट्टी से कूरो को चकमा देने की कोशिश करता है। केटा को किसी तरह एक्सीड यूज करने में कूरो की मदद करनी होगी। वो अपनी 1000 रिंग का एक बार फिर से यूज करता है और अटैक करता है, पर हियू के अलावा वहां पर उसकी कॉन्ट्रैक्टी के रूप में केटा की मॉम की हमशक्ल शिरोबू भी थी। हियू कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली एक्सीड किसे कहते हैं। उसने लगातार एक्सीड कूरो पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शिरोबू कीटा की छाती पर बैठ जाती है और उसका टेरा खींचना शुरू कर देती है। हियू बताता है, शिरोबू एक माइनस रूट है। रूट और सब्स को तो तुम जानती ही हो। जब एक सब मरता है तो रूट उसका टेरा खींचकर एक मास्टर रूट बन जाता है, लेकिन जब एक सब रूट का टेरा अब्सॉर्ब कर ले तो उसे कहते हैं एक माइनस रूट। असल में कीटा की मॉम एक रूट थी जिनका हियू ने एक्सीडेंट करके उन्हें जानबूझकर मारा था ताकि शिरोबू एक माइनस रूट बन सके। अब शिरोबू किसी का भी टेरा और उसका लक खींच सकती है और खुद को जितना चाहे उतना जवान रख सकती है। हियू के एक्सीड लिक्विड को कंट्रोल करके सॉल्ट में बदल देता है, यहाँ तक कि कूरो के ब्लड को भी। उसने अपनी उंगली से कूरो की बॉडी पर अनगिनत होल्स करने शुरू कर दिए। शिरोबू ने कहा, जब तक तुम अपने हाथों से खून सना न देखो तब तक अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। बचपन से ही शिरोबू ने खुशी भरा एक भी लम्हा नहीं देखा था। उसने कहा, मेरे जैसे दिखने वाले लोग मुझसे बेहतर जिंदगी जी रहे थे, लेकिन मैंने अपनी किस्मत को इन्हीं हाथों से बदल डाला। मेरी बात मानो बच्चे, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें भी एक मास्टर रूट बना सकते हैं। तभी केटा कहता है, तुम खुद को बहुत लकी समझती हो ना, जरा खुद को ध्यान से देखो, तुम अंदर से टूट चुकी हो। उसने इस मौके का फायदा उठाकर फटाफट सिंगरों का इस्तेमाल किया। कूरो ने अगले ही पल खुद को आजाद करके सिंगरों के प्रोसेस को पूरा किया। शिरोबू का अब यही कहना था कि थोड़े से टेरा से वैसे भी केटा कुछ खास नहीं कर पाएगा। कूरो पूरी स्पीड से और गुस्से में हियू की ओर दौड़ पड़ती है। हियू की हंसी बता रहे थे कि उसे खुद पर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस है, लेकिन ये पावर 1000 स्टोन की थी जिसने उसे चारों खाने चित कर डाला। केटा ने अपनी बॉडी से आखिरी टेरा तक इस अटैक में झोंक दिया। शिरोबू का भी आखिरी वक्त आ चुका होता है, पर वो इतने सारे दुख लेकर इस दुनिया से नहीं जाना चाहती थी। कुछ ही पलों में उसकी आखिरी सांस उसका शरीर छोड़ देती है। केटा ने उसे उठाया और कहा, ये डो प्लानर सिस्टम आखिर एग्जिस्ट ही क्यों करता है? गुफा से बाहर आते ही कुराकी उनका वेट कर रहा था। केटा उसे जैसे ही देखता है वो सावामुरा का नाम पुकारता है और अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। जब केटा जागता है तो कूरो और अकाने उसके सामने होती है और बताती है, ये कुराकी की जगह है, वही चश्मे वाला लड़का जो गुफा के बाहर मिला था। केटा उसे सावामुरा कहकर पुकारता है, शायद मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। मैं राइशिन का साथी हूँ जो तुम्हारी मदद करना चाहता है। तुम्हारा टेरा इतना कम है कि तुम मर भी सकते हो, इसलिए मेरी बात मानो और शिशिका भी ज्वाइन कर लो। मैं भी तुम्हारी तरह राइशिन से बदला ही लेना चाहता हूँ। केटा उसे पहले से जानता था और उसे लगा कि कुराकी मर चुका होगा। उसने बताया, मैंने डोप्लायर सिस्टम का सबसे पहले पता लगाया था, जिसके बाद मेरी मुलाकात हुई राइशिन से, और उसके कुछ टाइम बाद ही कुराकी नाम का मेरा सब ट्रेन के नीचे कुचला गया और मेरे पास उसका नाम चुराने का एक अच्छा मौका था। और तब तुमने अपनी मॉम की कहानी सुनाई। मुझे लगा था कि राइशिन के साथ हम दोनों मिलकर इस दुनिया को खूबसूरत बना पाएंगे, पर राइशिन हर इंसान और मोटोस्मिता का इस्तेमाल ऐसी दुनिया बसाने के लिए करना चाहता है जहाँ सिर्फ मोटोस्मितास का राज हो। सावामुरा को लगता है डोप्लायर सिस्टम का यूज सिर्फ इंसानों के बस में होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ बर्बादी होगी। इसके बाद हम पास में केटा को स्कूल डेज जाता देखते हैं, जहाँ पर सावामुरा भी था। वो इतना शार्प था कि टीचर्स की गलती को भी पकड़ लिया करता था। केटा ने उसे एक बार अपने पिटने से बचाया। सावामुरा भी केटा की तरह ही अकेला रहना पसंद करता था। बाकी क्लासमेट्स उसके लिए काफी इरिटेटिंग थे, जिन्हें अपने फ्यूचर की कोई चिंता ही नहीं थी। और केटा अकेला इसलिए रहता था क्योंकि वो डरता था, क्योंकि उसके अपने हमेशा उसे छोड़कर चले जाते थे। सावामुरा के पास जो एबिलिटीज थी उनसे वो दुनिया को बदल देना चाहता था। उसने कहा, तो मैं तुमसे दोस्ती करूंगा, फिर देखते हैं मेरे साथ क्या होता है। तभी केटा उसकी मौत को खुद की किस्मत से जोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन सावामुरा तो जिंदा था। अगर उसने रूट्स और सबके सीक्रेट को खोज निकाला तो केटा अपने सबके सामने आने से मरेगा नहीं। सावामुरा को अकेला देखकर कूरो उसके पास आकर बोली, मेरा भाई रेइशिन कहाँ है? उसने नई सैकी को बर्बाद किया और अब ना जाने वो क्या क्या कर सकता है।
तो साओमुरा बोला, मैं उससे पहले ही रेइसिका का सीक्रेट जान लूं। वहीं अकाने अब केटा को और खराब हालत में नहीं देख सकती थी। वो हमेशा से उसकी तबीयत पर नजर रखती आई है और कुरो के आने के बाद से ही केटा में जो बदलाव आए हैं उससे अकाने को काफी राहत महसूस होती है। केटा और अकाने कुरो को ढूंढते हुए बाहर आ गए, लेकिन कुरो तो अपने बलबूते पर प्लान को अंजाम देने निकल पड़ती है, जिस बीच उसे रास्ते में मकाना भी मिली। उसका भाई इस वक्त राइगा के कब्जे में होता है। मकाना को महसूस होता है कि ककुमा मारा जा चुका है। तभी अचानक एक तेज रोशनी से धमाका हुआ। केटा इस हालत में भी कुरो की मदद के लिए निकल जाता है और अकाने भी उसकी साथ नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो उसे गले लगाती है और कहती है, मुझे उम्मीद है कि तुम सही सलामत जल्द लौटोगे। कुरो रेइशिन का मुकाबला करने की बात कर रही थी, पर तभी केटा उसके पास आ गया और साथ चलने को रेडी हो गया और बोला, चिंता मत करो, हमारे पास रेइसिकी की प्रोटेक्शन है। वही साओमुरा बाहर जाने से पहले अकाने से बोलता है, तुम यहीं पर रहना क्योंकि तुम कनाओजी ग्रुप के CEO यूकी की सब हो। तुम देखते ही वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। फिर हमें एक गुफा दिखाई जाती है जहाँ पर रेइशिन एक बड़े से रेइसेकी के पास होता है। तभी केटा और कुरो ने उसे ढूंढ लिया और पीछे हटने को कहा। वैसे राइगा और कुराकी भी तेजी से आइलैंड की ओर आ रहे होते हैं। इतने में रेइशिन ने कुरो से कहा, तुम्हें प्योर लैंड छोड़कर यहाँ पर नहीं आना चाहिए था कुरो। तो क्या करती, तुमने मॉम को मार डाला और उस जगह को बर्बाद कर दिया। मैं बदला लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। जिसके बाद वो दोनों सिंक्रो का यूज करते हैं और पहले ही मूव के चलते कुरो मेगा एक्सीड का यूज कर देती है, पर रेइशिन को उसे कुछ नुकसान नहीं हुआ। अब वो भी पलटवार के मूड में आ जाता है। इस बार केटा ने 1000 स्टोन का यूज किया। इस बीच एक जोरदार पंच कुरो की हालत बिगाड़ डालता है और उससे ज्यादा केटा की। रेइशिन बोला, मैंने आज से पहले किसी भी कॉन्ट्रैक्टी को इतना टेरा अपने मोतोत्सुमिसा को ट्रांसफर करते हुए नहीं देखा। और इस हालत में भी उसने कुरो से कहा, तुम आगे बढ़ो और इस रेइशिन को खत्म करो कुरो, यही तो तुम हमेशा से करना चाहती थी ना, मेरी चिंता मत करो। रेइशिन ने देखकर कहा, ये लड़का एक प्योर कॉन्ट्रैक्टी है। वैसे भी अब मेरे रेइसे किसी जगह प्योर लैंड में बदल जाएगी, वहीं पर तुम दोनों की भी समाधि बना दूंगा। पर उसके इस प्लान पर पानी फेरने स्टैनर टीम के साथ वहां आ पहुंचता है। एक्सेल और स्टैनर के होते हुए बाकी सबको रेइशिन से लड़ने की कोई जरूरत नहीं। कुराकी ने राइगा से कहा, जब रेइसेकी और बाकी डिवाइसेस एक्टिवेट होंगे तब हमारा असली काम शुरू होगा। पर उन्हें यकीन नहीं कि बाकी मोतोत्सुमितास भी उनका साथ देंगे। स्टैनर ने मुकाबले से पहले कहा, रेइशिन के बच्चे मुझ पर भूल कर भी दया मत खाना। और वो एक्सेल के साथ सिंक्रो का यूज करता है, जिसके बाद हमें उन दोनों के बीच की टक्कर देखने को मिलती है। रेइशिन की रफ्तार काफी तेज और डरावनी है। उसके अटैक्स और डिफेंस दोनों का कोई जवाब नहीं। पर यह तो एक शुरुआत थी। इस लड़ाई के चलते वो गुफा भी थरथराने लगती है जिसमें कुरो और उसके बाकी साथी थे। उसे बाहर आते ही उन सबको घेर लिया जाता है। कनाउजी ग्रुप से लड़ने के लिए रेवना ने योकोमो के साथ सिंक्रो किया और दुश्मन पर टूट पड़े। रेइशिन और स्टैनर को इस तरह लड़ते देख एक्सेल कहती है, अगर तुम यूं ही लड़ते रहे तो इसका कोई अंत नहीं होगा। इसलिए स्टैनर फैसला लेता है कि वो अपना सबसे खतरनाक स्टैम्पेड एक्सीड यूज करेगा, जिससे वो अपने जैसे और नमूने बना सकता है, मतलब क्लोन्स। वो सब मिलकर रेइशिन का हाल बिगाड़ डालते हैं। स्टैनर ने कहा, तुम अभी तक मुझे मिले सबसे स्ट्रॉन्ग मोतोत्सुमिता हो। एक्सेल ने पूछा, तुम रेइसेकी को तबाह करके आके साबित क्या करना चाहते हो? लेकिन रेइशिन ने उन्हें बेवकूफ कर बात को टाल दिया और कहा, पहले तो मुझे तुम्हारी गलतफहमी मिटानी है कि तुमने मुझे हरा दिया है। एक्सेल उसके हमले से पहले ही शील्ड एक्टिवेट कर लेती है, लेकिन उसे रेइशिन ने तोड़कर एक्सेल को घायल कर डाला। इसी बीच स्टैनर ने भी रेइशिन पर धावा बोल दिया। उसका एक क्लोन एक्सेल का शरीर को साथियों के पास पहुंचा देता है। उसने ऐसा अपनी कॉन्ट्रैक्टी की जान बचाने के लिए किया। एक्सेल उस क्लोन को देखकर रोना शुरू कर देती है, लेकिन स्टैनर को हम रेइशिन के सामने घायल पड़ा देखते हैं। उसने कहा, मुझे खुशी है कि मैं एक मोतोत्सुमिता के रूप में तुमसे लड़ा। रेइशिन बोला, हाँ, मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं भूल सकता। इसके बाद रेइसेकी को डिस्ट्रॉय करने लगता है, पर तभी उस पर अचानक वार हुआ राइगा का। ये उसका सीडिंग स्वॉर्ड एक्सीड था। रेइशिन को पता लग जाता है कि कुराकी कीबा क्लैन का है और वो धोखेबाज है, जिसमें से अकेला ही राइगा ही जिंदा बचा था, सिर्फ और सिर्फ रेइशिन से बदला लेने के लिए। कुराकी आगे बढ़ता है और कहता है, मैं तुम्हारा सबसे भरोसेमंद साथी रहा हूँ। मुझे लगा था कि तुम इंसानों और मोतोत्सुमितास के लिए एक आइडियल दुनिया बनाओगे, लेकिन अगर सारे रेइसेकी तबाह हुए तो इस दुनिया में मोतोत्सुमितास बचेंगे ही नहीं। मुझे तुम्हारा ये रास्ता कभी पसंद नहीं था। जब भी टूटे हुए रेइसेकी से भारी मात्रा में टेरा निकलता है तो वो सीधा आइलैंड पर ट्रांसफर हो जाता है और बाकी सारा टेरा सबसे करीबी चीज में समा जाता है। ये इतना डेंस होता है कि वो 2 डायमेंशंस के बीच एक वर्म होल बना देता है। उसके आसपास एक चीज दूसरी डायमेंशन में पहुंच जाती है। इस वक्त उसके सबसे करीब था रेइशिन सामा। उसने जाने से पहले कहा, मुझे मिटाकर भी तुम अपना सपना पूरा नहीं कर पाओगे। उसके तबाह होते ही इस कहानी का ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।